और मुझे अब आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी साथ साथ। तो इसमें लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 110। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, यही कहा हुआ था। ठीक है। तो x प्लस देख, जब मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पावर क्यूब दी हुई है ना, दो टर्म्स के क्यूब का मैं जो भी मुझे फॉर्मूला याद है मैं लिख लूंगी। मैं लिखूंगी x³ प्लस 1/x³, माई अप्रोच टू फाइंड दिस आंसर। ठीक है ना। एट दिस स्टेज ऑल्सो आई से, मैं कल से ये क्वेश्चन सोच रही हूँ कि कैसे होगा, कि अगर शायद मे बी आई डोंट नो समथिंग एंड आई एम विलिंग टू लर्न, ठीक है ना, कि मुझे नहीं आता। हाँ, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। हाँ, वो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ना, सोचूंगी क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ, तो a उसमें x है, b उसमें 1/x है। ये आपने a प्लस बी क्यूब बताया ना, हाँ प्लस बी का होल क्यूब, हाँ a क्यूब प्लस वो भी मैं सोचूंगी। मैं तो मैं सब कुछ लिखूंगी, जो मुझे आता है मैं सब कुछ लिखने की कोशिश करूंगी। क्योंकि जब मैं सीख रही हूँ ना किसी चीज को, सो आई एक्सपेरिमेंट कि अच्छा ये करके देख लो, अच्छा ये करके देख लो। तुम्हें मूवी हॉल तक जाना है, सारे तुम्हारे दो तीन रोड्स बंद है, यहाँ प्रोसेशन चल रहा है, वहां कोई यात्रा आ रही है, तब तुम कहीं रास्ता निकाल निकाल के पहुंचोगे नहीं। वही चीज यहाँ करनी होती है। दिस इज द सेम अप्रोच, दैट क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू यू। तुम्हारे सामने रास्ते रखे हैं कि तुम मैप देखते हो, ये रास्ता है, वो रास्ता है, अच्छा यहाँ घर से निकल जाए या वहां गली से निकल जाए। तो यू विल ट्राई एंड फाइंड अ वे, सेम वे इज दिस, है ना। तुमने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं ये भी ट्राई करूंगी। प्लस 1/x² माइनस 1, ये करूंगी ना ट्राई। एक्स तो वैसे भी आएगा ही। नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। कल तुमसे मैं पूछूं कि तुम ये पेंसिल और ये दो बुक्स लेकर आए हो, कितने की लेकर आए हो, तुम कहोगे मुझे इंडिविजुअल प्राइस नहीं पता, उससे मुझसे 300 रुपए लिए थे, यही कहोगे ना, है ना। मुझे इंडिविजुअल प्राइस नहीं पता। वही चीज है कि मुझे एक्स और 1/x की वैल्यू नहीं पता, पर ये पता है कि क्यूब करके ऐड करेंगे तो 110 है। आपसे पूछ कौन रहा है इंडिविजुअल वैल्यू, आपसे तो ये पूछ रहा है। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन को, मैथ्स को एज अ सोचने वाला स्किल देखना। सच में योर मैथ्स नाउ रियली वांट्स यू टू थिंक कि अब इसमें वेज ढूंढ लो। तुमने x³ का फॉर्मूला ना, सारे फॉर्मूला तुमने अपने पास लिख लिए। अब जो समझ में आता डाल दो। मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं है, तो मैं उसका क्यूब भी नहीं कर सकती, ये एज इट इज ऐसे ही रखूंगी। मेरे पास बस ये वैल्यू है 110, ठीक है। प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x, ये आ गई, ठीक है। नाउ हाउ विल आई फाइंड दिस वैल्यू, मैं इसको यहां लेके जाती हूँ, कुछ भी करूंगी। इवन अगर यहां पर भी ये 110 है, बात वही आएगी जब आप इसको भी लेके जाओगे। आपने x प्लस 1/x लिखा, देन यू हैव x² प्लस 1/x² माइनस 1। किस तरह से सॉल्व करोगे इसको। तो एक चीज तो बस यही है कि सर ने कहा इसको 11 × 10 लिख दिया, या इसके फैक्टर्स कर दिए, 55 × 2 है। और क्या हो सकता है, 11 × 2 × 5 तो 22 × 5 है, बस। बात समझ में आ गई। अगर मुझे तुक्के ही मारने हैं, 15 तो देख वैसे भी नहीं आ सकता इसमें, 5 मुझे फिर भी ऑप्शन प्लॉसिबल लगेगा इफ आई गो फॉर x एंड y 1/x, क्योंकि 3 तो कोई है ही नहीं मल्टीपल इसमें। ठीक है ना। तो मुझे अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या वैल्यू है। अब इसके बाद मुझे और एनालिटिकल थिंकिंग करनी है, तो मैं 110 के फैक्टर्स करती हूँ। 11 × 10 होता है बेटा, एक होता है 1 × 111, मतलब 110, और एक होता है 2 × 55, और एक होता है 22 × 5। तो अब आप ये चेक करते हो कि x प्लस 1/x को अगर मैं 5 लेती हूं, तो क्या मेरे पास ये 110 बनता है। तो जैसे आपने यहां पर लिया कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, समझ में आ रहा है सबको ये। देखो मत, लिखो साथ साथ, ठीक है। आई अगेन एक्सप्लेन इट। हमें क्या दिया है, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज, सॉरी, x³ प्लस 1/x का होल क्यूब लिखो। x³ प्लस 1/x का होल क्यूब, x³ प्लस 1/x का होल क्यूब इज 110। तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है गिवन इंफॉर्मेशन से। तो माय फर्स्ट स्टेप इज थिंक ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज दैट मे बी अप्लाइड। जैसे मैंने एक फॉर्मूला सोचा, उस बच्चे ने दूसरा कहा, तो मैं कोई डिबेट नहीं करूंगी। मेरे दिमाग में दोनों फॉर्मूलाज आए, मैं मान लेती हूँ, मैं दोनों लिख दूंगी, किसी से तो आंसर आए। ठीक है। सो पेपर में मत सोचो, एट द फर्स्ट स्टेज थिंक फॉर कैसे सोचना है, एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है, फिर स्पीड लेके आते हैं हम। ठीक है। तो पहले हम करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 × x × 1/x, x प्लस 1/x। ठीक है बेटा, मेरे को ये फॉर्मूला याद है।
अब इसको मैंने रीराइट किया तो मेरा ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाता है। ये क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x+1/x। मैंने एक वे डिसाइड किया। अब यहां पर ये x प्लस 1/x का होल क्यूब है। फिर जितनी वैल्यूज इसमें डाल सकते हो वो डाल दो। तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है कि अगर मैं ये वाली टर्म दोनों को ऐड करती हूँ तो 110 बनता है। कहीं ये टर्म आ रही है हमारे पास फॉर्मूला में? आ रही है बताओ? x³ प्लस 1/x³ इन टोटल कहीं दिख रही है हमें? क्या दिख रही है? बोलो बच्चों। फॉर्मूला में x³ प्लस 1/x³ कहीं दिख रहा है हमें? कहाँ दिख रहा है बताओ, कहाँ पर है? कौन से स्टेप में लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ना ये चीज। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 110 लिख देंगे। प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x लिख दिया इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब। ये हो गया रास्ता बंद। क्या करें? कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब रास्ता बंद हो गया है ना। अब रास्ता बंद हो गया तो हम कहेंगे अब ये तो रास्ता बंद हो गया पर मुझे तो मूवी हॉल तक पहुंचना है, मेरी तो पिक्चर स्टार्ट हो रही है भाई। वहां स्पाइडरमैन उड़ जाएगा है ना। वो चीज है ये। एक्चुअली मैं आपके बारे में बोल रही हूँ कि अगर आपको स्पाइडरमैन मूवी लगाई है और आपको पता है कि मेरे सीन मिस होंगे तो आप क्या कहोगे? जल्दी चलो, दूसरे रास्ते से चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, करते हैं ना ये सब। मम्मा यहाँ से कार लो, पापा यहाँ से टर्न लो, वहां रास्ता खुला है, मेरे फ्रेंड ने कहा था, वो चीज है। तो यहाँ पर भी वही सोच लगानी है। यहाँ पे आप रुक जाते हो कि हमने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है कि एक फॉर्मूला और है, जैसे कि मुझे कनव ने बोला कि नहीं मैम ये भी तो फॉर्मूला है, बिल्कुल है, मैं वो भी लिख दूंगी। ठीक है। तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है। देखो बेटा, जब प्लस में इंडिविजुअल क्यूब्स होते हैं ना तो एक जगह माइनस आता है, वो माइनस अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। यहां बाहर वो अपनी सुपरमेसी रखेगा कि मेरे पास तो प्लस साइन था, मैं प्लस ही रखूंगा। तो माइनस कहाँ आएगा? जब x² करेंगे, 1/x² करेंगे तब तो नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तब वो झगड़ा करेंगे कि नहीं, तो तब यहां पर मेरे पास -x × 1/x आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कैंसल हो गया। सो नाउ दिस बिकम्स x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² -1। अब ये x³ प्लस 1/x³ क्या है? 110। तुमने वहां वो वैल्यू सप्लाई कर दी। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या, फिर हम अटक गए क्योंकि x प्लस 1/x चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो है ही नहीं, ये कहां से लेकर आऊं? नहीं समझ में आ रहा। तो अब मैं क्या करती हूँ? वॉट आई विल थिंक इज, आई विल थिंक ऑफ द फैक्टर्स। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 110 के फैक्टर्स करने आते हैं ना बच्चों, ये तो करना आता है हमें। 2 × 55, फिर 5 × 11। अब यहां पर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक है x प्लस 1/x और एक है x² प्लस 1/x² -1। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जो 110 है ये 11 × 10 भी हो सकता है। ठीक है। ये 2 × 55 भी हो सकता है, या ये 5 × 11 भी हो सकता है, 5 × 22 भी हो सकता है, सॉरी। तो बस हमने अब रैंडमली, अब ये क्या होता है कि जब जब ये ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आता है तब हम तुक्का मार के चेक करते हैं कि x प्लस 1/x जो है वो 5 के इक्वल था। और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करती हूँ या मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाती हूँ तो क्या आता है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है बताओगे? जल्दी से बोलो, फॉर्मूला क्या होगा? क्या होता है बोलो? x² प्लस b² होता है ना, तो b की जगह क्या आएगा? 1/x, इसका स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है? 2ab होता है ना। हाँ, तो 2 की जगह यहाँ पे 2 लिख देंगे, a की जगह क्या आएगा? x, और b की जगह क्या आएगा? 1/x। अच्छा, ये तो आपस में रेसिप्रोकल कट गए। तो अब मैं कहूंगी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² +2। ठीक है। तो अगर मैं इसमें 5 पुट करती हूँ, 5 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं x प्लस 1/x को 5 मान लेती हूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और यहां से -2 किया तो कितना आएगा? 23। तो कहां से बन जाएगा ये भी? कुछ मुझे मुझे क्वेश्चन लाकर दिखाना ना टेस्ट पेपर। हाँ, नन ऑफ दीज। बेटा पता क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अगर मैंने ये +2 किया, मैंने इसे 5 भी ले लिया, तो यहाँ से 5² 25 हो गया, 25 -2 23 आ गया। तो ये वैल्यू तो 23 आ रही है, तो तुम्हारे यहाँ 5 कैसे जस्टिफाई कर दोगे? या ये 115 होगा? 115 होगा तो मैं फिर 5 × 23 लिख दूंगी। अगर ये 115 है ना तो देख जस्टिफाइड है फिर।
110 नहीं है, फिर 5 मैं समझ जाऊंगी, मैं तब इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, या फिर मुझे आप एग्जैक्ट ला कर दो। ठीक है, ये आ गया ना, तो अब तुमने इसको 5 रखा और ये x² प्लस 1/x² -2 करके तुम्हारे पास 23 बन जाता है। तो ये एक वे है समझने का। दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड, बिकॉज इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक होगी बात ये। चलो वापस आते हैं अपने हिरॉन्स फॉर्मूला पे। कल हमने हिरॉन्स फॉर्मूला किया था, ठीक है। योर रिकॉर्डिंग्स विल बी अपलोडेड अब से रेगुलरली। मैं रोज की रोज रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगी, अलग से कोर्स करके आपकी डेट वाइज मैंने रिकॉर्डिंग्स डालनी है, वो आप लोगों के लिए है और कोई नहीं है। तो डू वॉच, जो भी क्लास में होती है देखा जरूर करो, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही है। तो हिरॉन्स फॉर्मूला से ना उसने कहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कब निकालना है? व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। आमतौर पे हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? वेरी गुड। हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार ना साथ साथ बोला भी करो, क्योंकि दिमाग खुलेगा तुम्हारा। ठीक है, नींद भी जग जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और उसके बाद अगर हमें ये दोनों चीजें ना दी हो, हमें हाइट नहीं गिवन ट्राइंगल की, पर हमें तीनों साइड्स पता है, जो अच्छी बात है, हमें आमतौर पे पता भी होती है। तो उस केस में ना एक हमारा मैथमेटिशियन थे, उन्होंने निकाला हिरॉन्स फॉर्मूला, बहुत कैलकुलेशंस करके, बहुत कुछ चीजें यूज करके। उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका ले लो स्क्वायर रूट। ये है एरिया का फॉर्मूला। अब बात आती है कि इसमें एस क्या है। एस का मतलब क्या था? सेमी पेरीमीटर। अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। किसका पेरीमीटर लेंगे? ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो फिर एबीसी मैंने क्या लिया उसमें? 3 साइड्स। तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल दूंगी, ए प्लस सी डिवाइडेड, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से हमने कैलकुलेशंस कल क्वेश्चंस किए थे, जहां पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया था। आपका रेलिवेंट जो पोर्शन था मैंने आपको वो करवा दिया। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देकर बुक वाले। और इसी को यूज करके हमने फॉर्मूला निकाला था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? तो वो होता है, अब ये डायरेक्टली याद कर लो। कनफ, तुमने कल क्लास मिस की थी, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना कैसे इसको डिराइव किया था। ठीक है, ये लास्ट ईयर ना हमारे पास 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टू डिराइव एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हिरॉन्स। फिर एक साइड लेंथ दी हुई थी और एरिया निकालो, जैसे मैंने आपको दी थी कि 20 होगा तो क्या करोगे। क्या था ना हमने वो क्वेश्चन, वैसा ही चीज होगा ये। समझ में आ गई बात ये? तो ये एरिया ऑफ है। अब इसीलिए ना, अब हमारी जो गणिता मंजरी है वो कहती है एक स्टेप और आगे, हम एनसीईआरटी से, मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी से और भी बेटर हूं। क्यों? मैं आपको बता रही हूं इन केस ऑफ आइसोसलस ट्रायंगल, इन केस ऑफ आइसोसलस ट्रायंगल, जो आपको पता है ना क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। तो बेस को ना उसने 2b लिया है फॉर्मूला के लिए। बेस को क्या लिया है? 2b। ध्यान रखना कि अगर मैं इसको 4, 4 और 6 ले रही हूं ना, तो इसने 6 लिया है 2b, तो आपका b की वैल्यू क्या होगी? 3। बात समझ में आई? उसने कहा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। मैं वैसे एंडोर्स नहीं करती इस फॉर्मूला को, मैं यही कहती हूँ कि बेटा हिरॉन फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा अच्छा रहोगे। इतने फॉर्मूला कहाँ याद करेंगे हम। तो इसने कहा कि इसके बेसिस पर अगर मैं हिरॉन फॉर्मूला लगाती हूँ ना, तो एरिया इस वाले ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसलेस ट्राइंगल। क्या एरिया आएगा? बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो b क्या है? बेस का हाफ, बेस डिवाइडेड बाय 2 है b। बात समझ में आ गई? बेस को डिवाइड बाय 2 करोगे तब हमारे पास ये आंसर आएगा। आप बेस अगर यहाँ पे 4 दिया है तो 4 नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे? अगर मान लो बेस को मैंने 4 दिया है तो क्या यूज करोगे? बी की वैल्यू 2। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला, तो क्या होता है यहाँ पे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए ना ये फॉर्मूला मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हें एमसीक्यू डायरेक्ट दिया हुआ है तो तुम कर सकते हो। आज से कुछ साल पहले सिहोदिया पेपर में एक क्वेश्चन था एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्रायंगल का। अगर हम हिरॉन्स लगाते थे ना, उससे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगाते थे क्वेश्चन सॉल्व होता था। अब वो दिक्कत ये थी कि 1 नंबर के लिए फॉर्मूला कौन याद करे बैठ कर। बात समझ में आई? इसीलिए ना हम लोग ने, मतलब वो एक ऐसा था, जब ऐसा क्वेश्चन आता भी है ना तो टीचर्स क्या, जो बोर्ड होता है वो रिकंसिडर कर लेता है अपना डिसीजन। ठीक है, सो वी शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय दिस थिंग। अब आते हैं इसके बाद 2 चीजें हमें और याद करनी है। इसकी प्रैक्टिस सबको समझ में आ गई? घर पे क्वेश्चंस किए थे सबने? किए थे ना? चलो, अब हमारे पास है कि अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन है, तो इस ट्रायंगल के आसपास एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको?
ऐसे जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, हमने सर्कल्स वाली एक्सरसाइज की थी, जो कि अच्छी बात है, हमने कर ली। क्या बोलते हैं सर्कल को? सरकम सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है तो उसकी कोई रेडियस भी होगी। ये उसकी रेडियस है कैपिटल आर, क्योंकि बड़ा सर्कल है ना, तो कहते हैं उसकी रेडियस को हमने लिख दिया कैपिटल आर। अब ये फॉर्मूला कहां से बना, मैं तो ये नहीं समझाऊंगी आपको, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी चीज है। उसके लिए आपको 10th की मैथ्स और 11th की मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री बहुत कुछ आना चाहिए। ठीक है, वो भी 11th वाली, 10th वाली काफी नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे वाले हमारे पास ट्रायंगल का, जिसका हमें सरकम रेडियस पता हो, ठीक है, आर इज द सरकम रेडियस। बहुत अच्छी डेरिवेशन है इसकी। अदरवाइज जब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अगर इसका सरकम रेडियस हमें पता है, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एज, क्या करना है देखो, तीन साइड्स हैं ए बी सी, डिवाइड कर दो 4r के साथ। तो तुम्हें ये रट्टा ही मारना है, और कुछ नहीं तुम कर सकते बच्चों। मैं तुम्हें और कुछ नहीं इसमें मदद कर सकती। तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 4r से। तो इसमें ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आर क्या है बोलो सब? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। वो सर्कल जो वर्टिसेस से पास करता है, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज में ड्रॉ किया था। अब ऐसे ही लिख लिया इतना सबने। एक ट्रायंगल होता है, याद है मैंने आपका किस्सा सुनाया था कि बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ट्रायंगल, सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर बनाना था, जो और भी मुश्किल होता है। बाहर वाला ट्रायंगल बन जाता है, सर्कल बन जाता है, अंदर वाला तो जान निकालता है। सीरियसली, अंदर वाला बिल्कुल जान निकालता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बन जाता है जैसे मैंने अभी नहीं बनाया था, ये हवा में उड़ेगा। इट्स अ फैक्ट, अंदर वाले के लिए बहुत प्रिसीजन चाहिए होती थी, या फिर वो ऐसे बनता था। ठीक है, तो आई स्टिल रिमेंबर इन माई बोर्ड एग्जाम, मेरा पहली बार में ठीक बन गया था, तो आई हैड दैट साई ऑफ रिलीफ। आई स्टिल हैव दैट मोमेंट इन माई माइंड कि बन गया, बस शांति मिली कि अब इसको आगे बढ़े। ठीक है, तो ना इसको रीरेज करके, एंड इन माई टाइम एक्स्ट्रा शीट्स भी नहीं मिलती थी, वो जो बोर्ड बुकलेट है उसी में काम करना है। ठीक है, तो ये चलो, ये आ गया ना हमारा काम। तो हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा, ये सर्कल क्या है, ट्राइंगल के अंदर है बाहर है? अंदर है ना। साइकिल ट्राइंगल के अंदर है। तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन सर्कल, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। अब ये इन सर्कल है तो इसकी रेडियस जो है वो ये, इसको लिखेंगे स्मॉल आर, क्योंकि ये छोटा सर्कल बना। समझ में आ गया? तो ये छोटा सर्कल बना। तो कहते हैं अब आपने अगर एरिया निकालना है ना, वही ट्रायंगल जो यहां पर था एबीसी, जिसकी साइड्स थी ए बी एंड सी, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी रेडियस लेनी है इन सर्कल की, तीनों साइड्स को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2। अब बच्चों ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन मैं फिर आपको करवा दूंगी जब आप 10th क्लास में टेंजेंट्स पढ़ते हो। सर्कल के केस में ना ये फॉर्मूला हमारे लिए 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो फॉर्मूला से रट्टा मार लेना। इसको रट्टा मार कैसे मारना है, लिख लो, अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो। ठीक है, सोते जागते उठते बैठते जब देखोगे उसको 4-5 बार, तो यू विल रिमेंबर इट। ऐसे ही करना है फॉर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर लूंगी, मैं तुम्हें एक प्रिंट आउट सबको दे दूंगी, दो दो प्रिंट आउट दे दूंगी, एक अपने पास यहां रखो, एक अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो। बात समझ में आ गई? जहां आप पढ़ते हो बैठकर अपने रूम में, जहां पर भी यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम। बात समझ में आ गई? टीवी के साथ चिपका लेना, जहां टीवी देखते हो उसके साथ फॉर्मूलाज देख लेना। सीरियसली डू दिस थिंग, दिस इज अ मेमोरी टेक्निक कि जो चीज को जितनी बार आप देखोगे उतना रिकॉल करोगे, एंड देन योर ब्रेन विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। बात समझ में आ गई? ये मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, जरूर करना है। हमारी गलती पता क्या हो रही है, हम फॉर्मूलाज याद नहीं करे बार बार। समझ में आ गया? फॉर्मूलाज याद नहीं करे, फॉर्मूलाज पर वापस जान नहीं रहे। चलो इतना आ गया ना। अब कहते हैं कि एक हमारे पास इसी हीरोन्स का ना एक्सटेंशन है फॉर्मूला का। ठीक है, वो क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो हीरोन्स फॉर्मूला इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इन केस टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कहते हैं कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालना है ना, तो उस केस में हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये भी हमें सोचना है अब कि हमारे पास तो है एक क्वाड्रिलेटरल, कहते पर हर एक में नहीं लगेगा।
ठीक है, इसकी भी अलग से डेरिवेशन है कि क्यों नहीं लगता, ये बहुत लंबी लंबी आगे बातें हैं, हमें तो सिर्फ उनकी बातें सिखाई जा रही है कि ये तुम बस इतना याद रख लो। सोचो तुम्हें डिराइव नहीं करना कि बनाना खुद पड़ेगा उसके बाद, यू लर्न, राइट। तो आपका कहा गया है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये ना अगर हम सर्कल्स कंप्लीट करते तो वहां पर ये टॉपिक जरूर पढ़ लेते। एक होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइकिल जैसा, ठीक है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है लिखो, क्योंकि इसके बाद सब क्वेश्चंस ही करने हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें नहीं करवा रही हूँ कि डेरिवेशन सिखाऊं सब सिखाऊं, वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हम कंफ्यूज नहीं होते, हम नाइन्थ वाले बच्चों की तरह काम करते हैं कि फॉर्मूला पता है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, आ जाओ भैया। ये होगा चार साइड्स वाला कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक है ना, साइकिल गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अराउंड सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो हर एक कोऑर्डिनेटर के अराउंड सर्कल नहीं बनता, ये भी बात समझ में आती है इससे, कि वो कोऑर्डिनेटर जिसके अराउंड सर्कल बन जाएगा। तो सो अ कोऑर्डिनेटर whose all four vertices lie on a circle is a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो नोट इसमें हम रखेंगे दिमाग से, मतलब ये चीज हम लगाएंगे कि नॉट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, कुछ कुछ होते हैं, और जो होते हैं उनका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के साथ। हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, हर एक क्वाड्रिलेटरल के राउंड सर्कल नहीं बन सकता, कुछ के राउंड बनता है। जिनके अराउंड बनता है उनको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इनकी पहचान क्या है, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की पहचान क्या है, तुम हर बार थोड़ी ना सर्कल लेोगे और उसको फिट करने की कोशिश करोगे, अच्छा तुम बन गए, तुम आ गए, तुम साइक्लिक हो, तुम नहीं हो। तो इनकी पहचान के लिए भी एक बहुत ही सिंपल फंडा रखा हुआ था कि उनमें रियलाइज किया कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कि एंगल ए लिया मैंने, ठीक है, आई टुक एंगल ए ऑफ द कोऑर्डिनेटर। अब बता सकते हो इस एंगल को ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा बैठा हुआ है, सी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैथमेटिशियंस ने एंगल ए लिया और एंगल सी लिया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, इनको ऐड किया। एंगल ए लिया, एंगल सी लिया, इन दोनों को ऐड किया ना, सम बना 180 डिग्री। बढ़िया आने वाली बात ही कहते हो, अच्छा। और क्या हर कोऑर्डिनेटर में ऐसा होता है, कहते नहीं होता, चेक किया। लेकिन जिसमें भी सम 180 बन गया ना, उसके अराउंड सर्कल बन जाता। बात समझ में आ गई। जिसके भी अराउंड 180, जिसका भी सम ऑपोजिट एंगल्स का, तो अगर ए और सी का सम 180 है तो बी और डी का भी तो 180 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं, और क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, तुमने ए और सी को कितना दे दिया, तो बचा कितना, तो किनके पास जाएगा, जो बचे हुए एंगल्स हैं बी और डी। समझ में आ गई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसके पास भी 90 है, इसके पास भी 90 है, वो भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, लेकिन अगर ये 60 और 120 है तब भी साइक्लिक है, अगर ये 45 और 135 है तब भी साइक्लिक है। मतलब जब भी एंगल्स का सम 180 बन जाएगा, कौन से एंगल्स का, ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है, किसी भी एक पेयर का, मतलब वो साइक्लिक है, उसके अराउंड सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे वाले कोऑर्डिनेटर्स का एरिया हम निकालते हैं, लिखो कैसे, बड़ा इजी है, हमारा ना हीरोन्स फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती है ना, तो हमने ए बी सी, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स ली, इसमें चौथी साइड डी ले ली, 4 साइड्स हो गई। फिर से कहते हैं सेमी पेरीमीटर निकालो, क्या होगा सेमी पेरीमीटर कोऑर्डिनेटर का, सारी साइड्स को ऐड कर दो, वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 2। तो कहते हैं अब एरिया पता है कैसे निकालना है, तुमने स्क्वायर रूट लेना है, पहले एस करना है, उसमें से ए माइनस कर दो, फिर एस करना है, उसमें से बी माइनस कर दो, फिर एस लेना है, उसमें से सी माइनस किया, फिर एस लिया, उसमें से डी माइनस। तो जो ट्रायंगल में एक लौता एस बैठा था ना, वो एस माइनस 0 था, उसके पास चौथी साइड ही नहीं है। जो ट्रायंगल में एस बैठा हुआ है ना, एस माइनस जो एस अकेला था, क्यों था एरिया ऑफ ट्रायंगल में, क्योंकि वो एस माइनस 0 है, क्योंकि ट्रायंगल ले लिया इज अ कोऑर्डिनेटर विद वन साइड 0।
कि उसकी दो साइड आपस में मर्ज करके एक साइड ही बन गई, हमने एस माइनस जीरो कर दिया, फोर्थ साइड उसमें है ही नहीं। ठीक है। तो ये एक assumption ली थी, ये एक तरह से उन्होंने प्रूफ को डिराइव किया था। तो अब ये याद रहेगा, ये कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया निकले, कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा, जो क्या होगा, साइक्लिक, और किसी का नहीं। साइक्लिक चेक करना है तो ऑपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। तो ये हम क्लास अपने पिछले वाले चैप्टर में छोड़कर आए हैं, जो आखिरी कॉन्सेप्ट छोड़ा है ना हमने, वो यही था। समझ में आ गई बात ये? तो हमारे पास पेज 137 ओपन करोगे ना, ये सब सारी इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है, कैसे इसने निकाला। वो जियोजेब्रा एक हमारी वेबसाइट होती है, ऐप होती है, जिसमें ये सारी फिगर्स ड्रॉ हो जाती हैं। ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स, पेज 137। बेटा ओपन कर बुक, करना बुक निकाल बच्चे, बहुत जरूरी है, ये चीज पढ़ लो। देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस, अर्लियर वी आस्क्ड कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो सब हिस्ट्री राम कथा जो लिखी हुई है हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें हमारे पास देखो, वर्ड अंडरलाइन करो, लास्ट में लिखा हुआ साइक्लिक, रेड में लिखा हुआ है ना साइक्लिक, फोरगॉन, है ना। पॉलीगन होता है वैसे तो, पॉली होता है कि नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन जब मैंने फोर बोल दिया तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, या उसको अब थोड़ा इंटरनेशनल नाम दे देते हैं, है ना। वो फोर, और फोर लिख दिया और गॉन लिख दिया कि हमने उसे चार साइड्स दी हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, 138 पे देखो, सर्कल बना हुआ है, चार साइड्स लिखी हुई है, एबीसीडी, जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बना है, बिल्कुल नाम ही बस उसने फ्लिप किया और कुछ नहीं किया हुआ। नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है ना ऑरेंज सी फिगर हमारी। The formula states that if sides of the cyclic foregone have lengths A, B, C, D and semi-perimeter is S, half A plus B plus C plus D by 2, वही सेम लिखी है मैंने बात, कुछ अलग नहीं है। तो एरिया क्या होगा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस डी, उसका अंडर रूट। ठीक है। इट्स एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल फॉर्मूला, बिकॉज इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हो, सच में बहुत मजा आता है पढ़कर कि कैसे कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप निकाला है इसको। ठीक है। सो डज इट नॉट रिमाइंड अस ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल? ठीक है। तो कहते हैं आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। और इसमें ना एक जगह लिखा भी हुआ था, इसमें मैं आपको ये एग्जाम्पल 7 तो बाद में करवाऊंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉप किया है। आप इसका पेज 140 पे चेक करोगे ना, देखो मैंने भी वही कहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एस माइनस ए, पेज 140। 140 पे देख, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, तो वेयर डी इज इक्वल टू जीरो। वही कहा कि चौथी साइड जीरो है, इसलिए ये ट्राइंगल का फॉर्मूला बन गया। तुम्हें कुछ नहीं याद करना, तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है। एग्जाम्पल 7 उसने वेरीफाई किया है आइसोसलेस ट्रेपीजियम में, वो हम बाद में आते हैं। वेरीफाई करना है फॉर अ रेक्टेंगल, वो भी हम आते हैं उस चीज में। ठीक है। वो हम सारे हमारे मतलब वर्किंग वाले वो फॉर्मूला डेरिवेशन वाली चीजें हैं, वो हम बाद में आराम से करेंगे जब हम पहले अपना कर लें। फिर उसने लिखा है स्क्वेरिंग अ रेक्टेंगल। तो स्क्वेरिंग अ रेक्टेंगल मींस वी हैव टू स्क्वायर अ गिवन शेप मेंट टू कंस्ट्रक्ट, तो ये होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। छोड़ो इसको, आ जाओ एक्सरसाइज 6.2, ये स्क्वेरिंग रेक्टेंगल बाद में आराम से, पहले फॉर्मूलाज पढ़, है ना। ये सब समझने वाली चीजें हैं, पहले हम अपनी सिलेबस पूरे करने पे जाएं। उसके बाद ना ये हमारा एरिया ऑफ जो आता है ना रेक्टेंगल, जो सारे ये एरिया ऑफ फिगर्स निकालनी है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में भी कही थी, वो करने के बाद विल इन बिटवीन फिट। ठीक है। मैं सीरियसली बताऊं, ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, या जो प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, जैसे ये स्क्वेरिंग का रेक्टेंगल है, तो मैं सिखा दूंगी करना क्या है इसमें। ठीक है। तो इसकी राम कथा नहीं सुना रही हूं मैं, पहले मैं सुनाती थी, अब नहीं सुनाऊंगी पूरी, मैं आपको बताऊंगी करना क्या है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली उसे क्वेश्चंस में देखेंगे, उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2, ये हमारा 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, देखो क्या दिया हुआ है। हाँ जी, देख उसको। हाँ बेटा।
ठीक है, तो हमारे पास है, अच्छा कुछ और मतलब है, मुझे आई एंजॉय दीज थिंग्स, मुझे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बाकी सब चीज़ों से। चलो, ये हमारे पास आ गया ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में ये हमने एक ट्राइंगल ऐसे कुछ बना दिया, तो कहते हैं जी ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो निकाल सकते हो सब, है ना, इजी है। उसने ट्राइंगल को कलर भी कर दिया तुम्हारे लिए कि चलो भी ये कलर किया हुआ फिगर है, अच्छी लग रही है। तो उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें ये साइड दे दी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो एक फिजिकली वेरिफिकेशन हो गया कि द रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल हैज वन सेम बेस। रेक्टेंगल और ट्राइंगल के पास सेम बेस है ना, और वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, उनकी हाइट सेम है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते तो क्या करते हैं, 8 इंटू 10। ट्राइंगल के एरिया में हमने क्या किया, हाफ इंटू 8 इंटू 10 विच इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस ये काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोग के साथ जाती क्यों हुई है, बिकॉज ये पिछले 2-3 सालों से ना पेपर से ही उन्होंने सिलेबस से डिलीट कर दिया था आफ्टर कोविड। सच में कोविड के बाद ना इसको हटा दिया था कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं पढ़ना, और उसके बाद से हटा हुआ था। अब तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी निकाली है बोर्ड ने कि तुम्हारे पेपर में रख दिया इसको, है ना। इजी है बट हाँ अलग से कॉन्सेप्ट है एक नया। तो अगर तुम अपने भाई बहनों से पूछोगे उनको ये नहीं आता होगा जिन्होंने भी 2-3 साल में पढ़ाई की है। ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इजी है, ऑफ अ ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम पता है क्या होता है, पहले तो ये देख कर आए। ये पहले तो बताओ भी बच्चों ट्रेपीजियम क्या होता है, फिर एक बड़ा हल्का, अच्छा बड़ा भारी सा वर्ड यूज किया, आइसोसलस। ट्रायंगल तो सुना था पर वर्ड कर दिया ट्रेपीजियम। तो अब ये क्या होता है, व्हाट इज ट्रेपीजियम, पता है हमें, मैंने बताया भी था जब हमने पैरेललोग्राम्स किए थे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल। तो ट्रेपीजियम क्या हुआ, ट्रेपीजियम होता है व्हेन, लिखो, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। बस पैरेलल साइड्स अनइक्वल लेंथ की होंगी, दिख रहा है ना, ये फिगर से ड्रॉ कर लो। जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ अनइक्वल है। ठीक है, सो ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू डीसी, तो वो हमेशा ट्रेपीजियम बनाएगा। क्योंकि जैसे ही इसकी पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखो ना, इसको इक्वल करना है तो तुमने जितनी ये साइड रखी है तुम्हें उतना ही यहाँ पे कट मारना है। ठीक है ना, अब तुम जैसे मर्जी वो कट मार लो, तुम्हारी थर्ड साइड जो है ना वो आते आते इसको पैरेलल बन ही जाएगी। तो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये तो आ गया ट्रेपीजियम। अब झगड़ा नेक्स्ट आता है कि आइसोसलेस क्या होता है। तो क्या हम पैरेलल साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, ट्रेपीजियम रहे वो, तो क्या पैरेलल साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्रेपीजियम ही रहना चाहिए उसको। तो जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल नहीं होंगी, तो बची कौन सी साइड्स, जो बाकी दो साइड्स है वो पैरेलल नहीं है ना, तो जो पैरेलल नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल साइड्स। तो आइसोसलेस ट्रेपीजियम होता है इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल तो रहेंगी रहेंगी, पर जब वो बन जाएंगी इक्वल तो उसको बोलते हैं आइसोसलेस ट्रेपीजियम। लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इजी भी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट दैट थोड़ा सा लंबा है, तो अच्छी बात है क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये पेपर में डाल सकते हैं। सो ए बी सी एंड डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, AB is parallel to DC, AB is not equal to DC, and AB equals to BC, and AD is not parallel to BC। जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं, और जो इक्वल है वो पैरेलल नहीं। आइसोसलेस ट्रेपीजियम क्या हो गया कि जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं है, और जो इक्वल है वो पैरेलल नहीं है। बात समझ में आ गई, पैरेललोग्राम क्या है, जो पैरेलल है वो इक्वल भी है, और जो इक्वल है वो पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम मतलब सभी साइड्स को उसने इक्वल कर दिया, मतलब ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया, हर एक चीज को, हर एक पेयर को। लेकिन ट्रेपीजियम ने सिर्फ एक को पैरेलल किया, और कुछ कुछ में नॉन पैरेलल वाली को इक्वल कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया आइसोसलेस।
कि कुछ कुछ पैरेलल हमारे ट्रेपीजियम्स में ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगी लेंथ में, तो ऐसा ट्रेपीजियम कहलाएगा आइसोसलेस ट्रेपीजियम। बात समझ में आ गई? तो ऐसे वाले आइसोसलेस ट्रेपीजियम का हमें एरिया निकालना है। तो क्या आपको इन जनरल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करवाया है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट करवाया था, है ना? तो लिख लो इन जनरल, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला करवाया था ना आप लोग को, तो आप याद करोगे कि ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आप लिखते हो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये जनरल ट्रेपीजियम के बारे में एरिया निकालने की बात होती है। लेकिन अब तो हम तो नाइन्थ वाले बच्चे हैं, हमें तो और भी मुश्किल काम करने हैं। तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है सारी चीजों को ना। अब जैसे ही उसने वर्ड ना मेंशन किया ट्रेपीजियम, मैंने कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 ना जब मेरे पेपर में आया, मान लो मैं पढ़ रही हूँ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, पढ़ा ना, पहले ट्रेपीजियम बनाओ, फटाफट से ट्रेपीजियम बनाओ। दिस इज हाउ यू शुड हैव स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का स्टार्ट है फटाफट से ट्रेपीजियम बनाओ। ठीक है? उसमें उसने कहा है द पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 20। तो इसमें 40 किसको लिखोगे? जो बड़ी वाली है। तो हमें थोड़ा आइडली लिखना चाहिए ना कि 40 है और ये 20 है। चलो मैंने इसको नाम भी दे दिया कि चलो अपनी तरफ से इसको नाम भी अच्छा से दे दे, ABCD। तो इसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ है 40 एंड 20, वो हमने ले ली। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, तो कहता ठीक है जी, हमें पता है तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात हो रही है, दोनों इक्वल है। आर बी ईच लेंथ 26 सेंटीमीटर। तो कहता चलो जी ये लेंथ 26 है। अब मैं तुम्हें ये बता दिया, इसके बेसिस पे एरिया निकालो। तो निकालते हैं भी, हमारे पास और क्या चाह रहा है ना? हाँ, हाइट भी निकालनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना होगा। हाँ। तो इसमें ना हमेशा जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन है ट्रेपीजियम में एक पल्ले बात बांध लेना, कभी भी करोगे इसका आधा काम ना पैरेललोग्राम बन के होता है। जब भी ऐसा कोई ट्रेपीजियम का क्वेश्चन फंस जाए ना, उसने काम ही ऐसे करना है कि हमें उसमें पैरेललोग्राम बनाना। तो ट्रेपीजियम को ना अपने काम निकालने के लिए पैरेललोग्राम बीच में बनना पड़ता है। कैसे बनेगा? तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि फ्रॉम बी, ठीक है, तो हम ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फ्रॉम बी ड्रॉ, ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी। ठीक है? तो उसने कहा बीई पैरेलल टू एडी ड्रॉ कर दो। कर दिया हमने, क्योंकि ट्रेपीजियम ने ना अपना काम अगर निकालना है ना तो उसको पैरेललोग्राम बनना ही पड़ेगा इन बिटवीन। मतलब अपने आप को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल। दिख रहा है? तो अब जो ट्रेपीजियम है ना उसमें एक पैरेललोग्राम आ गया ABED, और एक ट्रायंगल आ गया BEC। इस ट्रेपीजियम ने अपना काम निकालना है बीच में पैरेललोग्राम बनाकर। उसके बाद मतलब जो भी ट्रेपीजियम ले लो ना 95% अपना काम ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये समझ में आता है ABED पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि AB तो पैरेलल थी BE को, पैरेलल लाइंस में से ही हमने पार्ट कट कर दिया, और AD को भी मैंने ड्रॉ किया है BE को। अच्छा, दोनों साइड्स पैरेलल होगी तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब समझ में आ गया ना? ये हमें प्रूफ नहीं करना होता, ये समझ चाहिए हमारे। हमारे जब नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ज्यादा प्रूविंग नहीं होती, हम नंबर में मतलब मान के चलते हैं कि ये पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, ट्रायंगल में जो बीई है साइड, अच्छा मुझे बता सकते हो बीई की लेंथ कितनी होगी फिर? बीई की लेंथ कितनी होगी? 26 होगी ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बीई 26 आ गया। अच्छा, इससे ट्रायंगल बीईसी क्या बन गया? ठीक है, ट्रायंगल बीईसी क्या बन गया? आइसोसलेस ट्रायंगल। तो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो जिससे मेरे पास आ गया बीई इज 26 सेंटीमीटर, और फिर ट्रायंगल बीईसी क्या बन गया? एक आइसोसलेस ट्रायंगल। हमने ये सब निकाला। अच्छा, क्या आप डीई की लेंथ बता सकते हो बच्चों मुझे? डीई की लेंथ कितनी है? दिमाग लगाओ, पैरेललोग्राम है। 20 है ना डीई की लेंथ?
सब मानते हैं इस बात को? डी की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है ना सबकी, है ना? तो डीई 20 है। तो डीसी कितना था बता सकते हो टोटल? डीसी कितना था? 40 था। तो क्या अगर कोई मुझसे पूछे कि ईसी की लेंथ कितनी है तो बता सकते हैं? यहां से लेकर यहां तक 20 है, तो बचा कितना? ये फिगर पे मत जाओ, वो तो मैंने ऐसी बना दी, पर क्या ये 20 आता है? नंबर्स तो यही कहते हैं हमारे। फिगर मैंने ऐसे नहीं बनाई, मैंने रैंडमली बनाई है। रफ सी फिगर बनाई है, ड्राफ्ट बनाया है जैसे कह देते हैं, है ना? कि घर पे ऐसे बनाए, यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ ये रखेंगे, एक्चुअल थोड़ी ना कैसे प्लेस किया जाता है। तो इसी की लेंथ आ गई 20। ठीक है। तो अब ये बन गया पैरेललोग्राम whose sides are whose sides are 26 and 40 and 20 centimeter, and a triangle whose sides are whose sides are 26 26 20। जितनी पढ़ाई की है उसमें से फॉर श्योर किसका एरिया निकाल सकते हो? दोनों की चीजें आपके पास है, एक पैरेललोग्राम, एक हमारा ट्रायंगल। फॉर श्योर बिना कुछ सोचे समझे, जिसमें मैं बिल्कुल काट ना सकूं आपको, किसका एरिया निकाल सकते हो? ट्रायंगल का। कैसे निकालोगे? और क्या हमें तीनों ट्रायंगल की क्या दी हुई है देखो, साइड्स। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोन्स। तो मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला निकाल देंगे। हमेशा ट्रपीजियम का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, चाहे वो आइसोसलेस दिया हो चाहे वो आइसोसलेस ना दिया हो। आइसोसलेस दिया का थोड़ा आसान काम हो गया क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्रायंगल है। कैसे लगाएंगे बेटा फिर? और करवाया हुआ है, वो है। हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे। हाँ तो वो हमें हाफ में डिवाइड करना है क्योंकि आइसोसलेस है, ये बात समझ में आती है। तो वो भी एक तरीका है, पर ये इन जनरल है, इसको लिख लो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। चलो लिखो, ये भी एक तरीका है, वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स। ठीक है, ये जो मैं आपको करवा रही हूं ये हर एक ट्रेपीजियम में चलेगा जो आइसोसलेस भी नहीं दिया हुआ। आज समझ में आ गई? जो आइसोसलेस भी नहीं दिया हुआ ना उसमें भी चलेगा ये। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आइसोसलेस ट्रायंगल है, देखो ना। ये लिख लिया सबने कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ना, जब भी ऐसा हम पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे, जो ट्रपीजियम बना जो ट्रायंगल बना उसका एरिया हमने निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला के साथ। तो अब हमारे पास मान लो ये ट्रायंगल था, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं लिख रही हूँ, जिसमें ये साइड है बी और ये है ई और ये है सी। ठीक है, दिस इज 26, दिस इज 26, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब आप इक्वल साइड्स वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बेस को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है, 10 and 10। समझ में आ गई बात? ये तो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, हमने यहां पर लगा दी पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट। तो इसको मैं एफ ले रही हूं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड बी एफ। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बीई स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई सबको? ये बीई स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो बीई अब मैं आपको जल्दी से करवा देती हूँ, ये 26 है। सी एफ जो है हमारा, सॉरी ई एफ है, सी एफ नहीं है, ई एफ हो गया क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में है ना, बीई ले रही हूँ तो मैं ई एफ लूंगी। पाइथागोरस ट्राइंगल लगा रही हूँ बी एफ ई में। ठीक है, तो इसका अंडर रूट लेके ना जो आपके पास बी एफ आएगा, लिख लो बच्चों, कैलकुलेशंस कर लेना, वो 24 सेंटीमीटर होगा। बी एफ विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हारे पास ट्राइंगल की भी हाइट है और ट्रपीजियम की भी हाइट है, पैरेललोग्राम की भी हाइट है। तो यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कल आपको क्लास में करवाया है, देखो करवाया ना क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पहली क्लास में करवा दिया, ट्रिप्थिरॉन्स पे है। इसके बाद के क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे।
बात समझ में आ गई? सबसे डिफिकल्ट वाला ना, इस पे स्टार, 2 स्टार, ये 5 स्टार रेटिंग दे दो, 5 स्टार रेटिंग है इसकी, क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है तुम्हारे सभी क्वेश्चन में से। ठीक है? और मैं कल आपको करवाऊंगी, जब हमारी साइड्स अनइक्वल होंगी तो वहां पे हीरोन्स ही लगाना पड़ता है। ठीक है? और क्या उसमें हाइट कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम देख। बात क्लियर होगी सबको? चलो।